आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी हमेशा के लिए बदल दी है। हम बात कर रहे हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के शुरुआती लगभग 500 सालों की, यानी 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक के समय की। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और विश्लेषण है। और हमारा मिशन सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, सही बात है। बल्कि ये समझना है कि ये आक्रमण शुरू कैसे हुए, समय के साथ इनका मकसद कैसे बदला और कैसे इन 500 सालों ने आने वाली कई सदियों की नींव रखी। हम खासतौर पर अरब और तुर्क आक्रमणों के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में देखना होगा। पहला, अरबों का आक्रमण, और फिर एक ज्यादा बड़ी और कह सकते हैं डिसरप्टिव लहर, तुर्कों की। एकदम सही। पहला चरण है अरबों का आक्रमण, जिसका चेहरा बना मोहम्मद बिन कासिम। ये एक शुरुआत थी, लेकिन असली भूचाल आया दूसरे चरण में, जब तुर्कों ने दस्तक दी, जिसमें गजनवी और गौरी आते हैं। जी, इसमें हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की बात करेंगे। इन दोनों चरणों के मकसदों में जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क समझना आज की चर्चा का केंद्र है। चलिए तो फिर कहानी के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। साल 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करता है। स्रोतों के मुताबिक ये भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था। उसने सिंध के शासक राजा दाहिर को हराया और मार डाला। ये एक तरह से भारत में एक नई शक्ति के आगमन का पहला संकेत था। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कासिम की ये सफलता पहली कोशिश में नहीं मिली थी। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि ठीक एक साल पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुदैल नाम के 2 अरब कमांडरों ने भी कोशिश की थी, लेकिन राजा दाहिर की सेना ने उन्हें हरा दिया था। मतलब वो असफल रहे। हाँ, वो असफल रहे। इस नाकामी के बाद ही एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ कासिम को भेजा गया था। इससे कासिम की जीत का रणनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। और उसने सिर्फ सिंध पर ही कब्जा नहीं किया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 713 ईस्वी में उसने मुल्तान को भी जीत लिया। मुल्तान उस समय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, इतना समृद्ध कि उसे स्वर्ण नगरी यानी सोने का शहर कहा जाता था। तो सिंध और मुल्तान की जीत ने अरबों को भारतीय उपमहाद्वीप में एक मजबूत फुटहोल्ड दे दी। बिल्कुल। और इसी जीत के साथ भारत में एक ऐसी नीति की शुरुआत हुई जिसका जिक्र इतिहास में बार बार आता है, जजिया कर। जी। ये क्या था? जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये गैर मुसलमानों पर लगाया गया एक सुरक्षात्मक कर था। जी, उनकी सुरक्षा के बदले में। और इसके शुरुआती प्रावधान समझने लायक है। क्या थे वो? जब कासिम ने इसे सिंध में पहली बार लागू किया तो समाज के कुछ वर्गों को इससे छूट दी गई थी, जैसे बच्चे, बूढ़े, औरतें, विकलांग और सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण। लेकिन ये व्यवस्था हमेशा ऐसी नहीं रही। इसमें समय के साथ बदलाव हुए, और वो बदलाव भी काफी कुछ कहते हैं। बिल्कुल। सदियों बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस छूट को खत्म कर दिया और ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। अच्छा। फिर मुगल बादशाह अकबर ने इसे पूरी तरह से हटाकर एक बड़ी उदारवादी मिसाल कायम की। लेकिन औरंगजेब ने इसे धार्मिक कट्टरता के तहत फिर से लागू कर दिया। और खत्म कब हुआ ये पूरी तरह से? अंत में 18वीं सदी में मोहम्मद शाह रंगीला के समय इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो ये कर भारत के इतिहास में सत्ता के बदलते मिजाज का एक प्रतीक बन गया। तो कासिम के बाद सिंध में अरबों का प्रभाव तो रहा, लेकिन अगले लगभग 250-300 सालों तक भारत के बाकी हिस्सों पर पश्चिम से कोई बड़ा खतरा नहीं आया। फिर क्या बदला? ये अगली बड़ी लहर कहाँ से आई? ये लहर आई अफगानिस्तान के पहाड़ों से, जहां एक नई, ज्यादा आक्रामक और सैन्य रूप से मजबूत शक्ति उभर रही थी, तुर्क। और उनका आना अरबों के आक्रमण से बिल्कुल अलग था। गजनी साम्राज्य, जिसे यामनी वंश भी कहते हैं, इसकी नींव 962 ईस्वी में अलप्तगीन नाम के एक तुर्क सरदार ने रखी थी। और यहीं पर एक आम गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि भारत पर हमला करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। असल में भारत पर हमला करने वाला पहला तुर्क शासक सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन? जी, सुबुक्तगीन अल्पतगीन का ही गुलाम और बाद में दामाद बना था। उसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के राजा जयपाल पर हमला किया और उन्हें हराया। यह भारत के दरवाजे पर
तुर्कों की पहली बड़ी दस्तक थी। और इसी सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। बिल्कुल, जो 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और महमूद गजनवी का नाम तो भारतीय इतिहास में एक तूफान की तरह दर्ज है। 1000 से 1027 ईस्वी के बीच 17 आक्रमण। लेकिन उसका मकसद समझना जरूरी है। स्रोत साफ कहते हैं कि वो यहाँ शासन करने नहीं आया था। बिल्कुल नहीं, उसका इरादा साम्राज्य बनाना नहीं था। उसका मकसद एकदम साफ था, भारत के मंदिरों और शहरों में जमा अपार धन दौलत को लूटना और उस दौलत से मध्य एशिया में अपने विशाल साम्राज्य को फंड करना। भारत उसके लिए खजाना था, जिससे वो अपनी सेना और अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्धों का खर्च निकालता था। और इस्लाम का प्रचार, वो एक अतिरिक्त मकसद जरूर था, लेकिन आर्थिक कारण सबसे प्रमुख थे। इसीलिए उसे बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक कहा गया, क्योंकि मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं बल्कि धन के भंडार भी थे। हाँ, उसके निशाने पर हमेशा सबसे अमीर मंदिर और शहर होते थे। 1001 में राजा जयपाल, 1008 में आनंदपाल, 1018 में कन्नौज और मथुरा जैसे शहर, उसने इन सभी को लूटा। तो उसकी रणनीति साफ थी, एकदम तेजी से हमला करो, जितना हो सके धन इकट्ठा करो और वापस गजनी लौट जाओ। उसके 17 आक्रमणों में से एक ऐसा है जो भारतीय मानस में सबसे गहरे तक चुभा हुआ है, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस। ये 1025 ईस्वी में उसका 16वां आक्रमण था। जी, उस समय गुजरात पर सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम का शासन था। सोमनाथ मंदिर की ख्याति पूरे भारत में थी और वहां अकल्पनीय संपत्ति थी। कहा जाता है कि गजनवी ने वहां से 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी, जो उस जमाने में एक एस्ट्रोनॉमिकली बड़ी रकम थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसकी वापसी इतनी आसान नहीं थी। बिल्कुल, स्रोत एक बड़ी दिलचस्प घटना का जिक्र करते हैं। जब गजनवी अपनी सेना और लूटे हुए खजाने के साथ वापस लौट रहा था, तो सिंध के जाटों ने उस पर हमला कर दिया और उसके खजाने का एक हिस्सा छीन लिया। एक मिनट, मतलब जाटों ने उस जमाने के सबसे खूंखार माने जाने वाले शासक की सेना पर हमला किया और कामयाब भी हुए। ये तो गजनवी की अपराजय छवि को चुनौती देता है। हाँ, ये दिखाता है कि वो इनविंसिबल नहीं था, और ये बात उसे इतनी चुभी कि उसने अपना आखिरी यानी 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में किसी राजा या शहर के खिलाफ नहीं, बल्कि खास तौर पर इन्हीं जाटों से बदला लेने के लिए किया था। अच्छा, तो ये हमला पूरी तरह से व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा था। जी हाँ। ये एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ गजनवी एक क्रूर लुटेरा और बुत शिकन है, और दूसरी तरफ वो अपने साथ अलबरूनी जैसे विद्वानों को लेकर आता है। इस दोहरी छवि को इतिहासकार कैसे देखते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक चतुर शासक भी था। वो जानता था कि सैन्य ताकत के साथ साथ बौद्धिक शक्ति का प्रदर्शन भी जरूरी है। अलबरूनी की किताब उल हिंद आज भी 11वीं सदी के भारत को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। उसे तत्कालीन भारत का दर्पण कहना गलत नहीं होगा। और भी विद्वान थे उसके दरबार में? हाँ, फिरदौसी थे, जिन्होंने शाहनामा जैसा महाकाव्य लिखा। अच्छा, शाहनामा वाले। जी, जिसे फारसी भाषा की रामायण या महाभारत कह सकते हैं। उतबी भी थे, जिन्होंने किताब उल यामिनी लिखकर गजनी वंश का आधिकारिक इतिहास दर्ज किया। तो गजनवी एक ही समय में विध्वंसक भी था और कला साहित्य का संरक्षक भी। बिल्कुल, वो अपनी ताकत और अपनी संस्कृति दोनों का प्रदर्शन कर रहा था। तो गजनवी ने भारत को एक खजाने की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन हमारा अगला किरदार मोहम्मद गौरी, उसके इरादे बिल्कुल अलग थे। वो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि सत्ता चाहता था। बिल्कुल, यहीं से कहानी का मकसद बदल जाता है। गजनवी के लिए भारत एक एटीएम था, लेकिन मोहम्मद गौरी भारत को अपना साम्राज्य बनाना चाहता था। वो सिर्फ बैंक लूटना नहीं, बल्कि बैंक का मालिक बनना चाहता था। अच्छा, गौरी 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश का शासक बना, जो गजनी के ही अधीन एक छोटा सा इलाका था। और उसने भी भारत की ओर रुख किया, लेकिन उसकी शुरुआत भी बहुत शानदार नहीं रही। नहीं, उसने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया और सफल रहा। लेकिन 1178 में उसे भारत में अपनी पहली और बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। कहां पर? गुजरात में। वहां के शासक भीम द्वितीय, जो शायद सोलंकी वंश के ही थे, उन्होंने माउंट आबू के पास गौरी की सेना को बुरी तरह हराया। ये भारत में किसी भी तुर्क आक्रमणकारी की पहली बड़ी हार थी। इस हार ने गौरी को एक जरूरी सबक सिखाया कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। जी, रणनीति बदलनी होगी।
और इसी बदली हुई रणनीति का नतीजा हमें भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक में देखने को मिलता है, तराइन का युद्ध। एक तरफ मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान। ये दो युद्ध भारतीय इतिहास के वो मोड़ थे जहां से भविष्य की दिशा तय होनी थी। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गौरी की सेना को कुचल कर रख दिया। गौरी बुरी तरह घायल हुआ और अपनी जान बचाकर भाग निकला। यह राजपूतों की वीरता की एक शानदार मिसाल थी। तो फिर सिर्फ एक साल में ऐसा क्या बदल गया? 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान कैसे हार गए? यहाँ गौरी की सैन्य प्रतिभा और कूटनीति काम आई। वो 1 साल तक चुप नहीं बैठा। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया, अपनी रणनीति पर काम किया। उसने तुर्कों की सबसे बड़ी ताकत यानी फुर्तीले घुड़सवार तीरंदाजों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उसने युद्ध के मैदान में एक क्लासिक मध्य एशियाई चाल चली, फेंड रिट्रीट यानी झूठा पलायन। ये क्या होता है? गौरी के घुड़सवारों ने हमला करके पीछे हटने का नाटक किया। राजपूत सेना को लगा कि वे भाग रहे हैं और उनका पीछा करने के लिए उन्होंने अपना डिसिप्लिन्ड फॉर्मेशन तोड़ दिया। अच्छा, वो उनके जाल में फंस गए? बिल्कुल। जैसे ही राजपूत सेना बिखरी, गौरी की छुपी हुई रिजर्व फौज ने उन पर ताजादम हमला कर दिया। इस अचानक हुए पलटवार के लिए राजपूत सेना तैयार नहीं थी। राजपूत बहादुरी से लड़े, लेकिन तुर्कों की रणनीति के सामने टिक नहीं पाए। और इसमें कन्नौज के राजा जयचंद की भूमिका की भी बहुत चर्चा होती है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच पुरानी दुश्मनी थी और कहा जाता है कि जयचंद ने गौरी को मदद का आश्वासन दिया था। इस धोखे ने पृथ्वीराज की स्थिति को और कमजोर कर दिया। तराइन की दूसरी लड़ाई सिर्फ एक युद्ध में हार नहीं थी, ये भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना थी, वास्तविक स्थापना। इसीलिए इसे इतिहास का टर्निंग पॉइंट कहते हैं। इतिहास में धोखे का अंजाम अक्सर अच्छा नहीं होता। जयचंद का क्या हुआ, जिसने पृथ्वीराज के खिलाफ गौरी का साथ दिया था? वही हुआ जो अक्सर होता है। तराइन की जीत के 2 साल बाद 1194 में गौरी ने चंदावर के युद्ध में अपने पूर्व सहयोगी जयचंद को भी हरा दिया और मार डाला। मतलब गौरी के लिए जयचंद सिर्फ एक सीढ़ी था, जिसे उसने अपना काम निकलते ही रास्ते से हटा दिया। गौरी की एक और बात बहुत दिलचस्प है, उसके सिक्के। एक तरफ इस्लामी कलमा और दूसरी तरफ हिंदू देवी लक्ष्मी की तस्वीर। क्या ये सांस्कृतिक मेलजोल की कोशिश थी या सिर्फ एक चतुर राजनीतिक चाल? ये बहस का एक बड़ा विषय है। कुछ इतिहासकार इसे उसकी उदारता मानते हैं, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि ये एक बेहद व्यवहारिक कदम था। व्यवहारिक कैसे? एक नए जीते हुए इलाके में जहां की बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी, वहां की अर्थव्यवस्था में अपनी नई मुद्रा को स्वीकार्य बनाने का ये सबसे आसान तरीका था। परिचित आइकोनोग्राफी का इस्तेमाल करके उसने सुनिश्चित किया कि उसके सिक्के आसानी से चलन में आ जाएं। ये धर्म से ज्यादा अर्थशास्त्र का मामला था। तो गौरी ने तो नींव रख दी, लेकिन इस साम्राज्य की इमारत किसने खड़ी की? गौरी ने ये काम अपने सबसे वफादार गुलाम सेनापतियों को सौंपा। इनमें एक था बख्तियार खिलजी, जिसने पूर्व की ओर बिहार और बंगाल तक अभियान चलाया। दुर्भाग्य से उसी ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, जिससे भारत की बौद्धिक विरासत को भारी नुकसान पहुंचा। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण था कुतुबुद्दीन ऐबक। जी, गौरी का सबसे भरोसेमंद गुलाम। गौरी भारत में खुद नहीं रुका, वो वापस गौर लौट गया। भारत का शासन उसने ऐबक को सौंप दिया। 1206 में जब खोखर जाटों ने हमला करके गौरी की हत्या कर दी, तो उसकी कोई पुरुष संतान नहीं थी। तो ऐसे में उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक बना और यहीं से भारत में गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत की औपचारिक शुरुआत हुई। तो चलिए इस 500 साल की लंबी कहानी का एक त्वरित सारांश देख लेते हैं। 712 ईस्वी कासिम का आक्रमण, 1025 ईस्वी गजनवी द्वारा सोमनाथ की लूट, जो तुर्क आक्रमणों के लुटेरे चरित्र का चरम था। फिर 1178 गौरी की गुजरात में भीम द्वितीय के हाथों पहली बड़ी हार, और 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, जिसने भारत में स्थायी तुर्क साम्राज्य का रास्ता खोल दिया। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो हम देखते हैं कि आक्रमणों का मकसद कैसे बदला। ये सफर सिंध में एक छोटे से राज्य की स्थापना से शुरू हुआ, फिर गजनवी के दौर में धन की लूट का एक विशाल अभियान बना, और अंत में
मोहम्मद गौरी के साथ एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना पर आकर पूरा हुआ। इन घटनाओं ने एक के बाद एक भारत में एक ऐसे शासन की नींव रखी जिसने अगले कई सौ सालों तक यहाँ की सियासत और समाज को एक नया रूप दिया। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर एक तरफ इस्लामी कलमा और दूसरी तरफ हिंदू देवी लक्ष्मी दोनों को जगह दी। एक नए विजित क्षेत्र में एक शासक की ये रणनीति क्या दर्शाती है? क्या ये केवल राजनीतिक व्यावहारिकता और चतुर अर्थनीति थी, या इसमें सांस्कृतिक समायोजन का एक छोटा सा प्रयास भी छिपा था, या फिर ये कुछ और ही था? इस पर जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में बताइए।